चलिए आज एक खोजी फाइल खोलते हैं जो हमें मिडिल ईस्ट में चल रहे एक बहुत ही खतरनाक तनाव की तह तक ले जाएगी। ये एक नई रिपोर्ट पर आधारित है और इसके खुलासे वाकई चौंकाने वाले हैं। तो सब कुछ शुरू होता है इस नक्शे से। कहा जा रहा है कि इसे ईरान ने ही सर्कुलेट किया है और ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक धमकी है। इसमें आप देख सकते हैं खाड़ी देशों की वो सबसे ज़रूरी तेल और गैस फैसिलिटीज़ हैं जो एक तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। देखिए, इसे सिर्फ एक नक्शा समझने की गलती मत कीजिएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये एक साफ साफ इरादा है, एक ऐसे टकराव की तैयारी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो आखिर ईरान निशाना किसे बना रहा है? ये लिस्ट तो जैसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की सबसे बड़ी जगहों की लिस्ट लगती है। कतर की विशाल गैस सुविधा, यूएई के जरूरी द्वीप और सऊदी अरब और कुवैत के बड़े बड़े तेल क्षेत्र। सोचिए, इनमें से किसी एक पर भी हमला हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें कहां पहुंच जाएंगी। और बात सिर्फ धमकियों पर ही नहीं रुकी है। रिपोर्ट का कहना है कि ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में, जो कि दुनिया के तेल ट्रैफिक के लिए सबसे अहम रास्ता है, वहां अपनी नेवल माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें और ज्यादा बिछा रहा है। ये एक साफ इशारा है कि वो अब बातों से आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो जैसे जैसे ये टेंशन बढ़ रही हैं, दोनों तरफ से सैन्य और डिप्लोमेटिक चालें तेजी से चली जा रही हैं। इस खतरे के जवाब में इस इलाके में भारी मिलिट्री जमावड़ा हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने 1200 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें तैनात की हैं, इटली के जंगी जहाज भी मौजूद हैं और अमेरिकी सेंटकॉम लगातार ईरानी जहाज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब समंदर में एक हाई स्टेक चेस का खेल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये घेराबंदी काम कर रही है? यहीं आकर कहानी थोड़ी धुंधली हो जाती है। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा है कि उन्होंने दर्जनों ईरानी जहाज़ों को लौटा दिया, लेकिन दूसरी तरफ से खबरें हैं कि ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सच शायद कहीं बीच में है, लेकिन ये कंफ्यूजन टेंशन को और बढ़ा रहा है। और इसी माहौल में इस फाइल में इजराइल के रक्षा मंत्री का ये बेहद सख्त बयान भी शामिल है, जो ये इशारा कर रहा है कि वो सीधी मिलिट्री कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब सैन्य दांवपेच से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट इस टकराव के भयानक मानवीय परिणामों पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। इस लड़ाई की सबसे दुखद कीमतों में से एक वो लोग चुका रहे हैं जो हमें कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट एक डराने वाला आंकड़ा बताती है। अकेले लेबनान में 27 पत्रकार मारे गए हैं। सच को सामने लाने वालों के लिए माहौल बहुत खतरनाक हो चुका है। इस पर ईरान की ऑफिशियल प्रतिक्रिया क्या है? जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, वो इन घटनाओं को सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म यानी सरकारी आतंकवाद कह रहा है। और ये हिंसा सिर्फ पत्रकारों तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट में आम नागरिकों पर हमलों की एक लंबी, दिल दहला देने वाली लिस्ट है। लेबनान में हजारों नागरिक मारे गए, एक स्कूल के अंदर गोलीबारी हुई और यहाँ तक कि यूएन के पीस कीपर्स को भी निशाना बनाया गया। ये वो तबाही है जो जिंदगियां छीन रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी मानवाधिकार संस्था की रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें इजरायली जेलों के अंदर बंद फिलिस्तीनी कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बहुत ही परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं। अब बात करते हैं लड़ाई के एक और मोर्चे की, जो है सूचना का युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉर, जहां बड़े बड़े नेताओं के बयान और दावे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब ईरान के खदाने बिछाने की खबर आई तो डोनाल्ड ट्रंप का पब्लिक में रिएक्शन काफी बेपरवाह था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर टोन एकदम 180 डिग्री बदल गया और एक बेहद आक्रामक बयान सामने आया। ये दिखाता है कि सूचना युद्ध में बातें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। और इन शब्दों के युद्ध के बीच एक अमेरिकी सीनेटर ने एक बहुत गंभीर आर्थिक आरोप भी लगाया। ये आरोप इस टकराव को निजी फायदे से जोड़ता है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या इन धमकियों के पीछे कोई और भी मकसद है। और अंत में ये रिपोर्ट एक बहुत ही अजीब और सच कहूँ तो एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, जिसमें भारत का कनेक्शन भी सामने आता है। हुआ ये कि इमिग्रेशन पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल यानी नर्क जैसी जगह कह दिया। अब इस बयान पर भारत का बचाव करने कौन सामने आया, यकीन करना मुश्किल है, पर वो थी ईरान की सरकार। ये वाकई एक अनोखा डिप्लोमेटिक मूव था। ईरानी दूतावास ने ट्विटर पर भारत की तारीफों के पुल बांधे।
भारतीय कल्चर और खाने का जश्न मनाया, यहाँ तक कि हिंदी में भी ट्वीट किया। ये एक अजीब सी दोस्ती थी जो एक कॉमन विरोधी के खिलाफ बनी थी। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? ये फाइल हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में जब मीडिया में विरोधाभास हो और सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हों, तो एक चेतावनी और असली युद्ध के बीच की महीन रेखा को कैसे समझा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।